गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से भू संतुलन के बारे में। भू संतुलन की संकल्पना क्या है, भू संतुलन क्या है, भू संतुलन किस प्रकार से पृथ्वी पूरी संतुलित अवस्था में है, आज अपन बात करेंगे इस वीडियो में। और भू संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था और भू संतुलन की जो संकल्पना है वो कौन से देश से संकल्पित होकर आई है या कौन से देश में सर्वप्रथम उसके ऊपर विचार किया गया या उसका जो प्रतिपादन है वो सर्वप्रथम विश्व में कहाँ किया गया। तो आज अपन इस वीडियो में सारी बातों को जानते हैं। आप हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरा टॉपिक आराम से समझ में आए। देखो, भू संतुलन यानी इसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं आइसोस्टेसी। भू संतुलन को क्या कहते हैं? आइसोस्टेसी। तो जो आइसोस्टेसी जो शब्द है ये आपके ग्रीक भाषा, आपको कभी भी पूछ ले आइसोस्टेसी शब्द किस भाषा का है, तो आइसोस्टेसी शब्द ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसियस यानी आइसोस्टेसी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसियस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है संतुलित अवस्था या अपन कहते हैं सम स्थिति, समान स्थिति। तो इसका अर्थ क्या होता है? यहां अपन कह सकते हैं इसका अर्थ होता है सम स्थिति यानी पृथ्वी की जो समान स्थिति किस प्रकार से है। और इसी संकल्पना को 1859 ईस्वी में अमेरिका में कार्य हुआ था। इस घटना के ऊपर जो 1859 में अमेरिका में इसके ऊपर कार्य हुआ था 1859 में, और 1889 में डटन महोदय द्वारा इस घटना के लिए सम स्थिति शब्द के लिए यहाँ पे संतुलन शब्द इसके लिए काम में लिया गया था। तो आपको पूछ सकते हैं भू संतुलन की जो संकल्पना है अमेरिका में ही डटन नाम के महोदय ने 1889 में संतुलन नाम से अवस्थित किए थे। यानी भू संतुलन कहो चाहे संतुलन कहो, भू यानी पृथ्वी, संतुलन यानी पृथ्वी का जो संतुलन है किस प्रकार है। यहाँ पे पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, झीलें हैं, फिर भी पृथ्वी संतुलित अवस्था में क्यों है, तो इसके ऊपर उन्होंने भू संतुलन शब्द या संतुलन शब्द के बारे में यहाँ पे कार्य हुआ। तो अपन बात करते हैं। अब देखो, इस संतुलन शब्द के लिए और क्या क्या शब्द काम में लिए गए, यानी इस संतुलन को ही अपन सम दबाव तल कहते हैं। इसके ऊपर समान दबाव लगा इसलिए यह संतुलित अवस्था में है, या अपन इसके कहते हैं समतोल तल, यानी सबको समान रूप से तोलने वाला तल कहा गया है, या सती पूर्ति तल के रूप में इसे जाना जाता है। इसी को भू संतुलन को ही अपन सम दबाव तल, समतोल तल या सती पूर्ति तल के नाम से भी जाना जाता है। अब अपन बात करेंगे कि जो भू संतुलन की जो संकल्पना है सर्वप्रथम ये कौन से देश में घटित हुई या कहाँ प्रतिपादित हुई। देखो, भू संतुलन जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम भारत में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो आपको यहाँ ध्यान रखना, इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम भारत में इस संकल्पना के बारे में विचार किया गया भू संतुलन। तो देखो, 1859 ईस्वी में सिंधु और गंगा के जो मैदान थे, यानी जहां पे सिंधु नदी है, जहां पे गंगा नदी बहती है, उनके मैदानों के अक्षांशों का निर्धारण करने के लिए जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने कहा कि सिंधु नदी और गंगा नदी के जो अक्षांश है, मैदान है, उनके अक्षांश मैदानों के अक्षांशों का निर्धारण करने के लिए अपन ने क्या किया था, जो विधियां अपनाई थी, एक खगोलीय विधि अपनाई थी और कुछ गणितीय विधियों का अवलोकन किया था। यानी वहाँ के जो अक्षांश थे उनका निर्धारण के लिए यहाँ पे खगोलीय विधि या गणितीय विधियों का प्रतिपादन किया था। तो वहाँ पे गणितीय विधि और खगोलीय विधि में जो अक्षांश थे उनमें माइनर डिस्टेंस आ गया था, थोड़ा सा अंतर आ गया था। तो उस अंतर को जानने की संकल्पना को ही अपन क्या कहते हैं, भू संतुलन की संकल्पना। और इसका जो विकास या इसका प्रतिपादन जो सिंधु और जो गंगा का जो मैदान है वहाँ पे एक नाम आता है आपके कल्याण गांव का नाम आता है या स्थान का नाम आता है, और एक आता कल्याणपुर, यानी एक कल्याण और एक कल्याणपुर। उन स्थानों पे सिंधु और गंगा के मैदानों की जो अक्षांशों की जो स्थिति का निर्धारण करने के लिए सर जॉर्ज एवरेस्ट, कौन थे भूगोलवेत्ता, यह जो सर्वेक्षण करता कौन थे, तो सर जॉर्ज एवरेस्ट नाम के भूगोलवेत्ता ने या भू संरक्षणवेत्ता ने वहां पे क्या किया था, भूगोलवेत्ता ने वहां का अक्षांशीय निर्धारण करने का काम किया था। तो उन्होंने पाया कि अक्षांशीय स्थिति और अक्षांशीय स्थिति में खगोलीय और गणितीय विधियों में दोनों में माइनर डिस्टेंस है, थोड़ा सा अंतर है। तो उस अंतर को जानने के लिए फिर कई सारे भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने विचार रखे थे कि भाई भू संतुलन किस प्रकार से है। तो आज अपन बात करने वाले हैं भू संतुलन की अवस्था में सबसे पहले जो विचार देने वाले थे इस संकल्पना के बारे में। तो आज अपन पढ़ेंगे सर
सर जॉर्ज एरी की संकल्पना, यानी इन्होंने इस संकल्पना के बारे में अपने क्या विचार दिए थे कि पृथ्वी किस प्रकार से संतुलित अवस्था में, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मध्य, कहीं नदियां हैं, कहीं झीलें हैं, कहीं महासागर है, कहीं महाद्वीप, तो ये संतुलित अवस्था में किस प्रकार से, तो उन्होंने अपने मत में क्या कहा। तो देखो आज अपन बात करते हैं सर जॉर्ज एरी की संकल्पना, यानी सर जॉर्ज एरी ने क्या कहा था। उन्होंने क्या कहा था कि पृथ्वी की क्रस्ट, यानी क्रस्ट का मतलब है भूप्रपट, पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो परत है, अपन जिसको स्थल भाग कहते हैं, उसको ही अपन महाद्वीप कहते हैं। तो वो जो क्रस्ट भाग है, पृथ्वी की जो क्रस्ट भाग है, उसका घनत्व अधिक होने के आधार पर क्रस्ट, पृथ्वी की क्रस्ट अधिक घनत्व के अध स्तर पर तैर रही है। यानी अपन क्या बात करते हैं, पृथ्वी की उन्होंने जो 3 परतें हैं, जैसे क्रस्ट, मेंटल और कोर, तो उनमें से ये जो 3 परतें हैं, जो सबसे ऊपरी परत है, मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सबसे ऊपरी परत है, जैसे देखो ये वाली, ये इस प्रकार से मान लो अपन पृथ्वी बना दिया, तो ये ऊपर वाला भाग है आपका क्रस्ट, ये क्रस्ट, और ये बीच वाला भाग है आपका मेंटल, जिसको आप प्रवार कहते हो, और तीसरा भाग है कोर या क्रोड। तो ये दो, तो इसका जो घनत्व है ना, ये जो बीच वाली परत, इसका घनत्व क्या है, अधिक है, घनत्व क्या है, अधिक है, प्लस, और इसी को अपन क्या कहते हैं, सियाल और सीमा, और इसी को अपन कहते हैं निपे। अपन स्वेस के अनुसार इन्हीं परतों को अपन सियाल, सीमा और निपे कहते हैं, सियाल, सीमा और निपे। तो इन्होंने एरी महोदय ने क्या बताया, एरी महोदय ने बताया कि जो ये सियाल परत है ना, इसके ऊपर, सीमा के ऊपर क्या कर रही है, ये तैर रही है, ये क्या कर रही है, तैर रही, यानी पृथ्वी की 3 परतें, तो दूसरी परत का घनत्व अधिक है। यहाँ पे गाढ़ा तरल पदार्थ है, लावा जैसा, मेगमा जैसा पदार्थ है, तो उस गाढ़े मेगमा के ऊपर ये जो सीमा पर सियाल परत है ना, ये तैर रही है। तो इन्होंने एक बात तो ये बताई कि जो क्रस्ट भाग है ना, ये इस मेंटल के ऊपर तैर रहा है, या अपन कह सकते हैं ये जो सियाल भाग है, इसे सीमा के ऊपर क्या कर रहा है, तैर रहा है। इसलिए इन्होंने पहली बात तो एक ये बात बताई कि ये तैरने वाली। दूसरी, जो भाग अधिक ऊंचा भाग है वो अधिक डूबा हुआ है, अर्थात विभिन्न स्तंभों के घनत्व बराबर हैं, लेकिन उनकी गहराइयों में परिवर्तन है। अब देखो, एक मैं आपको चित्र बना के बता देता हूं, उस चित्र में अपन इसको किस प्रकार से समझते हैं। देखो, एक इन्होंने बताया था कि चित्र को 2 प्रकार से, एक तो इन्होंने लोहे के टुकड़े लिए थे और उनको क्या कर दिया था, पारे में डुबो दिया था, पारे के जो पात्र थे उन्होंने डुबो दिया था। और एक इन्होंने लकड़ी के जो टुकड़े लिए थे, लकड़ी के विभिन्न आकार के अलग अलग टुकड़े लिए थे और उनको क्या, जल में डुबो दिया था। तो उनसे क्या हुआ था, 2 अलग अलग रूप से आपके सिद्धांत निकल के आए। जैसे मान लो ये एक कोई पात्र है, इसमें पारा भरा हुआ, ये इस प्रकार से पारा भरा हुआ कोई पात्र है। अब इसमें क्या किया, इन्होंने अलग अलग टुकड़े इस प्रकार से डुबो दिए। ये इन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग टुकड़े लिए थे लकड़ी के और इन लोहे के टुकड़े लिए थे और उनको पारे के पात्र में डुबो दिया था। तो देखो यहाँ पे 2 चीज सामने आ रही है। एक तो देखो इनकी जो गहराई है, सभी टुकड़ों की गहराई क्या है, अलग अलग है। पहली बात तो गहराई क्या है, सबकी अलग अलग है। दूसरी बात, इनका जो घनत्व है, इनका घनत्व है, उन्होंने कहा था समान घनत्व है सबका। क्या कहा था, समान घनत्व और गहराई अलग अलग है इन स्तंभों की। अब ऐसा क्यों कहा इन्होंने, तो इसके लिए इन्होंने 2 बातें कही थी। इसके लिए इन्होंने क्या कही थी, 2 बातें कही थी। देखो, एक तो इन्होंने कहा था कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर है। ये जितने भी जो तो पदार्थ लिए, जैसे सबसे ऊंचा क्या होता है, सबसे ऊपर होता है पर्वत होता है, उसके बाद में पठार होता है, फिर मैदान आता है। इस प्रकार से अपन की जो इस्तेलाह करती है, पर्वत, पठार, मैदान। तो इन्होंने कहा था सबका घनत्व समान है। जैसे मान लिया इन्होंने 2.6, 2.6, 2.6, यानी सबका घनत्व तो लगभग समान है, लेकिन इनकी गहराइयां देखो सबकी अलग अलग है। तो एक बात तो इन्होंने पहली बात कही थी कि ये जितने भी जो पर्वत, पदार्थ, मैदान, पठार है, तो इन्होंने जो लकड़ी, लोहे के टुकड़ों के आधार पर उन्होंने बताया कि इनका घनत्व तो सबका समान है, लेकिन ये घनत्व समान होने के कारण, लेकिन इनकी जो गहराई है
वो उनमें गहराई में परिवर्तन है। तो गहराई में आपको यहाँ परिवर्तन दिख रहा है। तो पहली बात, अब इसका जो उदाहरण आपने क्या लिया था कि लोहे के विभिन्न टुकड़ों को पारे के पात्र में डुबा दिया जाए तो विभिन्न गहराई में डूबते गए, अर्थात गहराई अलग। अब देखो, समान इनका घनत्व है या ऊंचाई इनकी जो अलग अलग है, इन्होंने क्या लिया था कि जो लकड़ी के विभिन्न टुकड़े यानी अलग अलग प्रकार के टुकड़े थे। अब देखो, अलग अलग प्रकार के टुकड़े होंगे, लेकिन इनके लिए पारे का घनत्व तो लगभग सबका समान है, पारा तो सबके घनत्व में समान है, लेकिन ये अपने भार या अपने विभिन्न आकार के टुकड़ों के आधार पर ये धीरे धीरे पारे में अधिक गहराई तक धंसते गए। जो बड़ा था, जो लंबाई में ज़्यादा था, तो वो अधिक गहराई तक धंसता गया। जो छोटा था, जिसका भार था या जो छोटा था आकार में अलग था, तो वो कम गहराई तक धंसता गया। जो सबसे छोटा था तो वो सबसे कम गहराई में। तो देखो, ये देखो इस प्रकार से गहराई बढ़ती जा रही है और इस प्रकार से इनका देखो इधर से यहाँ क्या ऊंचाई बढ़ती जा रही है। यानी ये जो पारे का घनत्व तो समान है, लेकिन इनका जो है ना, ये जो टुकड़े अलग अलग आकार के होने के कारण ये अपने आकार के अनुसार पारे में धीरे धीरे डूबते चले गए। इस कारण इनकी गहराइयां क्या है, सबकी अलग अलग है। तो पहली बात आपको यहां से ध्यान रखनी, पारे का घनत्व तो समान है, लेकिन इन टुकड़ों के, लोहे के टुकड़ों का आकार अलग अलग है। कोई मान लो कोई टुकड़ा इतना बड़ा है, कोई छोटा है, कोई इतना छोटा, ये 3 है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा गहराई तक डूबेगा, फिर ये कम गहराई तक डूबेगा, फिर ये सबसे कम गहराई तक डूबेगा। इनके आकार का प्रभाव भी इनके ऊपर पड़ रहा है, गहराई के ऊपर। यानी अपने आकार के अनुसार ये धीरे धीरे उनकी साइज के अनुसार ये गहराई में डूबते गए। तो इसलिए इनकी गहराई क्या है, टुकड़ों का आकार अलग अलग है, तो गहराई भी क्या है आपको पता होनी चाहिए, अलग अलग है। ये इस प्रकार से। तो दूसरी बात, तो ये लोहे का एक तो उन्होंने उदाहरण दिया था, आपको ध्यान रखना इन्होंने किसका उदाहरण दिया, लोहे के अलग अलग प्रकार के टुकड़ों को उनके पारे से भरे पात्र में इनमें डुबोया था, तो ये गहराई अलग अलग है। दूसरा उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि लकड़ी के टुकड़े को अगर जल में डुबो दिया जाए। अब लकड़ी के टुकड़े को, लकड़ी तो हल्की होती है, तो उनको अगर जल में डुबो दिया जाए तो जिस कारण अधिक ऊंचे पर्वत भाग हैं और अधिक गहराई तक डूबे रहेंगे। अब देखो, कोई लकड़ी का पात्र है, मान लो ये लकड़ी का कोई टुकड़ा है, इस प्रकार से अलग अलग ये लकड़ी के टुकड़े। अब इनको क्या कर दिया जाए, अगर पानी से भरे पात्र में अगर डुबो दिया जाए, पानी से भरे पात्र में डुबो दिया जाए, तो लकड़ी तो हल्की होती है, तो लकड़ी थोड़ी ज़्यादा ऊंचाई तक ऊपर भी रहेगी और जितना ज़्यादा लंबाई होगी, ऊंचा भाग होगा, वो थोड़ा ज़्यादा गहराई में भी होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने 2 उदाहरण दिए थे। एक तो लोहे के अलग अलग टुकड़ों को पारे में डुबोया था, और दूसरा लकड़ी के अलग अलग टुकड़े को, लकड़ी तो हल्की होती है, लकड़ी के लिए पानी सबके लिए बराबर है, पानी का घनत्व सबके लिए बराबर, लेकिन ये अपनी ऊंचाई के आधार पर, अपने आकार के आधार पर ये धीरे धीरे उस गहराई तक चले गए। तो इस कारण अपन कह सकते हैं जो पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें हैं, ये जो संतुलित अवस्था में क्यों है। जब आपको एक उदाहरण दे दिया जाए, जैसे आंधी आ रही है, तो एक पेड़ होगा, तो ये एक पेड़ क्या होगा, ऐसे डिगमगाएगा, तो ज़्यादा डिगमगाएगा तो ये नीचे गिर सकता है। लेकिन जब अगर ऐसे बोल दे 4 पेड़ है, अब आंधी आएगी तो यहाँ पे कम प्रभाव पड़ेगी, ये यहीं तक गिरेगा, इसके पास ये इतना, तो ये जब चारों होगा तो संगठन में शक्ति है। तो इस प्रकार से पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, इस स्थल भाग पर कई सारे स्थल हैं जो सभी अपने आप में संतुलित अवस्था में, क्योंकि वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए भाग हैं। जुड़े हुए होने के कारण कहीं अधिक है तो कहीं कम है, थोड़ा सा कहीं दूसरी जगह अधिक है तो इधर कम है, तो इस प्रकार से ये संतुलित अवस्था में है। तो इस प्रकार से जो सर जॉर्ज एरी ने जो बात कही थी, एक ही बात आपको मुख्य रूप से याद रखनी है, जो विभिन्न स्तंभों का जो घनत्व है वो लगभग समान है, लेकिन उनकी गहराई है वो लगभग अलग अलग है। और उन्होंने इसके लिए ये जो लाइन खींची थी, ये क्षतिपूर्ति तल या क्षतिपूर्ति रेखा, यानी इस रेखा के नीचे और इस रेखा के ऊपर जो आपको भाग दिख रहा है वो लगभग एक जैसा दिख रहा है। जो यहाँ अधिक ऊंचा है तो उसका भी यहाँ पानी में भी अधिक गहराई तक है। तो ये इस प्रकार से उन्होंने एरी महोदय ने अपना जो विचार प्रस्तुत किया था भू संतुलन की अवस्था के बारे में। और भू संतुलन शब्द का प्रयोग सबसे पहले अपन कह सकते हैं, अगर प्रतिपादन हुआ तो भारत देश में हुआ था, सर जॉर्ज एरी के निर्देशन में हुआ था। उन्होंने ही गंगा और सिंधु नदियों के जो मैदानों पे अक्षांशों को निर्धारण करने के लिए इस प्रकार की संतुलन शब्द का प्रयोग किया था।
अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नए वाले वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद।